तो ये मैंने उनको बोलकर ये भरोसा दिलाया कि अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हुआ वही, 3 बजे वो अपनी पूरी टीम को लेके पहुंचे वहां पे, 6 तारीख को 3 बजे रात को वो वहां पहुंचे, उन्होंने सेट लगाना स्टार्ट किया। और मैं उस टाइम पर सो चुका था, मतलब रात को 2-2:30 बजे सोया था उस दिन मैं, क्योंकि पूरा हैट्रिक डे था पूरा वो, क्योंकि सबके साथ टैकल करना था उसके अंदर। तो 2-2:30 बजे सोया, और मॉर्निंग में जब मैंने 6-6:30 बजे मेरी आंख खुली, अलार्म लगा रखा था मैंने, तो आंख खुली तो मैंने बालकनी से देखा, इतना प्यारा सूरज निकला हुआ था, इतना प्यारा सन निकला हुआ था कि मतलब उससे ज्यादा खुशी उस दिन की मेरे लिए कुछ नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, शूट डायरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शूट डायरीज में हम लोग बिहाइंड द सीन डिस्कस करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई फिल्म है, गाना है, फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो जो पर्दे पर जितनी सक्सेसफुल होती है, पर्दे के पीछे उतना ही ज्यादा काम किया गया होता है। अभी हाल ही में बेलिया सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसके डायरेक्टर है मिस्टर नितिन जैन। नितिन जैन एनवी प्रोडक्शन के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो और उनकी वाइफ मिलके ये प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं। एनवी प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं और सॉन्ग के भी डायरेक्टर हैं मिस्टर नितिन जैन, जो बहुत ही पैशनेट फिल्म मेकर हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गाने लेकर आते हैं, कंटिन्यू प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो उनका बेलिया सॉन्ग जो भी हाल ही में रिलीज हुआ, वो गाना जी म्यूजिक पे गया और बहुत ही जगह पे पब्लिश हुआ और बहुत अच्छे से पब्लिश हुआ। काफी लोगों ने इसके ऊपर रिप्राइज किया, कुछ कोरियोग्राफर्स ने इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए और गाना वाकई बहुत खूबसूरत है। इस वीडियो में यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में गाने का लिंक आपको हम देंगे, आप वो गाना सुनिएगा और देखिएगा वाकई वो गाना कितना अच्छा है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर नितिन जैन, जो बेलिया सॉन्ग के डायरेक्टर हैं। तो स्वागत है आपका नितिन जी। थैंक यू सो मच सपना जी, जो आपने आज अपने मंच पर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया। तो नितिन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि बेलिया जो गाना है, उसके वीडियो से पहले उसका ऑडियो बहुत ही अच्छा है, जो एक बार सुनने पे जुबान पे चढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसका जो ऑडियो है वो किसने रेडी किया, कैसे इसके पीछे आपने काम किया। तो सबसे पहले हम ऑडियो सॉन्ग के बारे में बात करते हैं। आ, मैंने मतलब आज से 1-1.5 साल पहले एक सिंगर है राज वर्मन, जिन्होंने बेलिया सॉन्ग गाया भी है, तो उनको मेल किया हुआ था कि आप हमारे साथ जुड़ो और हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। तो मेरे माइंड में चीज थी कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है। तो 1-1.5 साल बाद मेरे पास दोबारा से राज वर्मन का कॉल आया, और राज वर्मन ने मेरे को कहा कि नितिन जी, मेरे पास एक सॉन्ग है, मैं आपको वो सॉन्ग सेंड करता हूँ, आप एक बार सुनो। तो रात के उस टाइम आई थिंक 10 बज रहे थे, मेरे को उन्होंने गाना भेजा। तो गाना सुनते ही मेरे को जो फील हुआ कि इस गाने के अंदर वेडिंग से रिलेटेड कुछ भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट जाएगा। तो मैंने गाना सुनते ही मैंने राज वर्मन को दोबारा फोन किया और बोला कि इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जाएगा। तो राज वर्मन का कहना था कि मेरे माइंड में भी नितिन जी यही आ रहा है इस गाने को सुन के, तो मतलब हमारी सोच काफी मिल रही है इस चीज में, तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके बाद राज वर्मन ने ये गाना मुझे दिया, और उसके बाद इस पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो मुझे 2 से 3 दिन लगे इसकी पूरी स्टोरी फाइनल करने में, कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या लोकेशन हमें रखनी है, कैसे इस चीज को करना है। तो वो सारा मेरा 2-3 दिन की प्लानिंग थी। उसके बाद हमने फाइनली कॉल लिया कि इस सॉन्ग को हम कर रहे हैं, वीडियो इसका कर रहे हैं। तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है संजीत भारती, बहुत अच्छे पर्सन हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं और टैलेंटेड भी हैं। बहुत अच्छे सॉन्ग्स वो बना रहे हैं आज की डेट में, बहुत मार्केट के अंदर उनके अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो बेलिया उनका मतलब सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सॉन्ग है अब तक का। तो उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत खूबसूरती के साथ इस सॉन्ग को बनाया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग कंपोज किया है, इतना अच्छा सॉन्ग बनाया, और राज वर्मन ने उसके अंदर इतनी प्यारी आवाज दी, जिससे वो गाना लोगों के दिलों तक पहुंच पाया और लोग उसको पसंद कर पाए। और इस सॉन्ग की एक खास बात यह है कि ये आप एक बार सुनोगे
तो आपका बार बार सुनने का मन करेगा, क्योंकि ये सॉन्ग एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक रोमांटिक सैड सॉन्ग है। तो कोई भी ऐसी चीज है कि आप अगर किसी को याद कर रहे हो, या आप कहीं सफर कर रहे हो, कहीं चल रहे हो, या आपको एकांत चाहिए, आपको कुछ सोचना है, तो अगर आप इस सॉन्ग को सुनोगे तो आपको वो दिल में वो चीज मिलेगी, वो सुकून मिलेगा इस गाने को सुन के, क्योंकि आवाज इतनी अच्छी है, कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी है, जो उसके लिरिक्स हैं वो इतने अच्छे हैं। तो मतलब टोटली ऑडियो के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मैंने दिल से ये सोच लिया था कि ये गाना मुझे करना है, किसी भी कंडीशन पे ये गाना मुझे करना है। बहुत सही चॉइस आपकी रही। एक्चुअली ये गाना वाकई बहुत अच्छा है। जब पहली बार मैंने ये गाना सुना था, तो ऐसा लगा ही नहीं कि शायद ये पहली बार सुना है। ऐसा लगा कि सुनते ही जुबां पे चढ़ गया और उसको ऑटोमेटिक अपने एक गाने के अंदाज में जब गुनगुनाने लगते हैं, तो लगता है कि हाँ, गाना वाकई अच्छा है। तो आपने जब ये गाना सुना, उसके बाद जो आपने विजुअलाइज किया वेडिंग का कॉन्सेप्ट, तो ऐसा क्यों? वेडिंग का कॉन्सेप्ट ही क्यों? क्योंकि ये रोमांटिक गाना था, आप किसी और तरफ भी चल सकते थे, बट वेडिंग ही क्यों चुना आपने? देखो, इसके अंदर जब आप इस गाने को सुनोगे और इसका म्यूजिक और इसकी लिरिक्स को अगर हम ध्यान से सुनेंगे, तो जो इसका टाइटल है बेलिया, और जो इसके अंदर की लिरिक्स हैं, लिरिक्स मुझे याद नहीं होती है, ना ही मैं बोल पाता हूँ लिरिक्स को, बट जो मैंने लिरिक्स सुनी है, जो लिरिक्स सुनकर मेरे को फील हुआ, तो इसके अंदर ऐसा है, स्टोरी के अंदर, लिरिक्स के अंदर ये इस तरह की बातें हैं कि ऐसा मतलब विजुअलाइज होता है कि जो दो कपल हैं, एक कपल है और कोई भी जो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बट वो किसी कारण नहीं मिल पा रहे हैं, किसी भी रीजन से वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये इसकी लिरिक्स है। आप अगर इसकी लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे, उसके मीनिंग पे पहुंचोगे, तो यही चीज निकल के आएगी कि कोई भी कपल इस चीज में मिलना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो बट वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई उनके बीच में रीजन, या कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई रुकावट उनके बीच में है, जिस कारण से वो जो जिंदगी जीना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, वो नहीं जी पा रहे हैं। तो उसमें मेरे माइंड में फिर यही कॉन्सेप्ट आया कि अगर मैं ये दिखाता हूं कि लड़की शादी कर रही है, इनिशियली मैंने पूरा एक वेडिंग का माहौल बना दिया, तो जैसे ही पहला सीन दिखा कि हल्दी लग रही है, ठीक है, लड़का सामने खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब लड़की की शादी हो रही है, लड़की थोड़ी उदास है, लेकिन सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो मुस्कुरा रहा है, वो उसको बोल रहा है कि तुझे शादी करनी चाहिए, मतलब अपने एक्सप्रेशन से बता रहा है उसको कि तुझे शादी करनी चाहिए, और उसी में उसका प्यार नजर आ रहा है कि वो उससे कितना प्यार करता है। और लड़की का प्यार ऐसे नजर आ रहा है कि वो अपनी ही वेडिंग में पूरे टाइम दुखी है, वो मतलब सोच रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, किसके बोलने पर ऐसा कर रही हूँ। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा मतलब सस्पेंस है, या आप कह लो कि जो थोड़ा सा हमने शुरुआत में बांधने की कोशिश करी है स्टोरी को, कि हाँ, कि लड़का एक तरफ बहुत खुश है और दूसरी तरफ लड़की उदास है अपनी ही शादी में, तो वो पूरा एक कॉन्सेप्ट लेकर हम चले। तो वो आप गाना देखोगे, तो गाना देखकर आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट उसके अंदर रखा है। कॉन्सेप्ट जो आपने दिया, एक तरह से आपने रोमांस को जो जोड़ा हुआ है, एक एक दर्द को भी उसमें जोड़ा हुआ है। और आपका जो पहला सीन है हल्दी का, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिक्चराइज किया हुआ है। तो आपने इसे कैसे डिजाइन किया? क्योंकि आर्ट का काम भी बहुत अच्छा हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी चीज अच्छी निकल के आती है, तो उसके पीछे एक डायरेक्टर का, एक क्रिएटिव पर्सन का विजुअलाइजेशन बहुत मायने रखता है। तो जो हल्दी का सीन है, आपने शुरुआत उससे की, जैसा आपने बोला, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो सीन आपको क्रिएट करने में, मतलब जैसा आपने पेपर पे सोचा था, वो सीन क्रिएट करने में आपको कैसे मेहनत पड़ी? क्या क्या किया आपने उसके लिए? देखो, सबकी अपनी एक लत होती है। मेरी जो लत है वो मूवीज देखना है, बहुत पसंद करता हूँ मूवीज देखना। तो बचपन से देखी हुई है चीजें कि हाँ, किसी में वेडिंग दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, इतनी सारी चीजें देखते देखते, और खुद भी एक्चुअल वेडिंग्स में भी हम लोग जाते हैं, वहां देखते हैं, और एक्चुअल वेडिंग में भी कभी कभी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि जो लड़की है वो एक्चुअल में खुश नहीं है, वो माँ बाप के प्रेशर में आकर या किसी के प्रेशर में आकर शादी कर तो रही है, वो एक्चुअल में खुश नहीं है। तो मैं बोलूं कि अगर मैं
कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी देखता हूँ, तो वो ये फील करता हूँ कि इसमें पिक्चराइजेशन क्या होगा। मेरा मतलब पूरे दिन का रूटीन ही ये रहता है कि हर चीज में मैं एक सीन ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये सॉन्ग सुना और जो मेरे माइंड में हल्दी का सीन विजुअलाइज हुआ, वो ये हुआ कि लड़की बैठी हुई है, उसके हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है, और वो बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी एक लड़की है जो अंदर पूरा दुख छुपाए बैठी हुई है, और सब उसके हल्दी लगा रहे हैं, उसकी फ्रेंड्स हैं, उसकी सिस्टर्स हैं, उसके हल्दी लगा रहे हैं, बट वो अपनी दुनिया में है, वो अपनी सोच में है। तो ये एक सीन क्रिएट करना था। तो इसका जो आर्ट वर्क किया है वो कर्मा जी ने किया है। काफी बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं वो, पंजाब इंडस्ट्री के अंदर बहुत उनका नाम है। तो उन्होंने इसके अंदर आर्ट वर्क किया है, तो उनको भी मतलब मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आर्ट वर्क से उस सीन को इतना खूबसूरत बनाया। जो मैं विजुलाइज करना चाहता था, जो मैं विजुलाइज कर रहा था, जो मैं लोगों को दिखाना चाहता था, वो मैं दिखा पाया। इतना सुंदर उन्होंने सेट लगाया था। तो जो मैंने सोचा था पेपर पर, उससे आप ये मानो मैंने ज्यादा ही अचीव किया वहां पे, क्योंकि उसके अंदर पेपर पे सिर्फ मेरी मेहनत थी, लेकिन पेपर के बाद मेरी पूरी टीम की मेहनत थी। तो उस पूरी टीम के कारण मैं उससे ज्यादा अचीव कर पाया सीन को। करीब कितनी टीम इन्वॉल्व थी, मतलब एक गाने को निकालने में पर्दे के पीछे करीब कितने लोग काम कर रहे थे? इस सॉन्ग के अंदर हम 100+ लोग थे चंडीगढ़ के अंदर। ये जो शूट मैंने किया है, ये चंडीगढ़ लोकेशन में किया है। शिमला वाला रोड है, चंडीगढ़ टू शिमला वाला रोड है, वहां पे एक फार्म हाउस है। तो जिनका वो फार्म हाउस है वो भी बहुत मतलब अच्छे पर्सन है दिल से भी, और बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हमारा। और उनके बच्चों को भी हमने इसके अंदर डाला। तो आप देखोगे शुरुआत में ही एक सीन है कि हल्दी का ओपनिंग शॉट ओपन हो रहा है और दो बच्चे भाग के जा रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे उस उनके हैं जिनका हमने लोकेशन यूज की थी। तो अच्छा वो मेरे को अच्छा। उसी टाइम मेरे को दो बच्चे चाहिए थे। उसी टाइम वो दो बच्चे दिखे, मैंने उनकी मॉम को कहा कि आप इनको रेडी करके मेरे को एक बार भेज दो। तो उन बच्चों का भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन था। वो शॉट रात के 2:30 या 3 बजे हम ले रहे थे, और ओ, चंडीगढ़ में उस टाइम पे फरवरी का महीना था और ठंड थी। बच्चों ने स्वेटर नहीं पहना हुआ था, वो शॉट देने के लिए तैयार थे। और बार बार हमने टेक लिया, क्योंकि मिस्टेक ये हो रही थी कि हम जिम्मी जिप से शॉट ले रहे हैं, और शॉट लेते लेते हो क्या रहा था कि बच्चों की वो मैचिंग नहीं हो पा रही थी, और वहां जो पीछे, तो उसको टेक लेना पड़ रहा। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों बार बार हमें मतलब दौड़ाने के लिए कह रहे हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उन बच्चों का भी मतलब काफी डेडिकेशन था इस चीज को लेके। अच्छा लगा सुन के कि रात के 2:30 बजे बच्चे पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं काम। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। जैसा कि अभी नितिन जैन जी ने बताया कि एक गाने को निकालने में पर्दे के पीछे करीब 100 लोगों की टीम काम कर रही थी। जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें पता है कि पर्दे के पीछे काम करने के लिए कितनी टीम की नीड होती है। यानी पर्दे पे आपको तो मुश्किल से जितने लोग दिखते हैं उसके डबल ट्रिपल लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। आर्ट डायरेक्टर का काम होता है, उसकी पूरी टीम होती है, मेकअप की पूरी टीम होती है, ड्रेस की पूरी टीम होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे असिस्टेंट, मेन क्रिएटिव्स, बहुत सारे लोग मिलके पर्दे के पीछे काम करते हैं, और उसके बाद जाके कोई भी प्रोजेक्ट आपके सामने आता है। तो अब मैं जानना चाहूंगी नितिन जी कि इसमें ड्रेस पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है, ड्रेसेस बहुत अच्छी चुनी गई हैं। तो आप ड्रेस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, किस वे में आपने ड्रेस को विजुलाइज किया, कैसे सोचा कि आपकी थीम क्या होगी, क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा, क्या क्या कौन कौन इसके पीछे इन्वॉल्व हुआ, थोड़ा आप इस पे बताइए। इसके अंदर जो कॉस्ट्यूम का वर्क है, ये पूरी तरीके से जो हमारी स्टाइलिस्ट है मान्या अग्रवाल, ये उन्होंने पूरा ये काम संभाला स्टाइलिस्ट का। और उनके साथ मैं कब जुड़ा, उसके पीछे भी ये है कि मेरे पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी प्रोफाइल्स आती हैं लोगों की कि लोगों को वर्क करना है, लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जिसके अंदर टैलेंट है और जिसके अंदर काम की ललक है, अगर वो मैसेज कर रहा है, मेल कर रहा है, तो उसको रिप्लाई भी मिलेगा और उसको काम भी मिलेगा, और वो साथ में जुड़कर बहुत अच्छा काम भी करेगा। तो ऐसे ही मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे मान्य अग्रवाल का पूरा एक मैसेज आया हुआ था कि सर
मैं स्टाइलिस्ट और ये मैंने वर्क किया हुआ है। तो मैंने वो प्रोफाइल देखी और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो मैंने मान्या के साथ जुड़ा। फिर मान्या को मैंने अपना पूरा विजन बताया कि मैं इस म्यूजिक वीडियो को किस फॉर्म में देखना चाहता हूँ, मैं हल्दी के सीन में क्या लुक एंड फील चाहता हूँ, वेडिंग के सीन में मुझे किस तरह का, किस कलर का, कैसा पैटर्न लहंगे का चाहिए, रोमांटिक सीन में मुझे क्या पैटर्न चाहिए, क्या रोमांटिक सीन मेरा होगा। तो इसके अंदर जो हमने ड्रेसेस पे काम किया उसके लिए हमने एक मीटिंग प्लान की। मीटिंग के टाइम पर मेरे पास रेफरेंसेस थे सारे, मैंने वो सारे रेफरेंसेस मान्या के साथ शेयर किए, अपना स्टोरी बोर्ड मैंने मान्या के साथ शेयर किया, सॉन्ग किया। और स्टाइलिस्ट की भी खास बात ये होती है कि वो स्टाइलिस्ट केवल कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं रखते हैं, उनका पूरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें सर गाना चाहिए, सर हमें स्टोरी बोर्ड चाहिए, ताकि हम भी उस चीज को फील करें और फील कर कर उस चीज को हम, हमारे अंदर से जो भी इनपुट निकल सकता है वो इनपुट भी हम दें। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा मान्या के अंदर कि उसने गाना सुना, और गाना सुनकर जब उसने अपना इनपुट देना स्टार्ट किया तो वो बहुत खूबसूरत था। तो उसने फिर पूरी मेहनत की मान्या ने, जो भी चीजें, जो भी कॉस्ट्यूम थी, जो भी सारी चीजें होती हैं, स्टाइलिंग का जितना भी वर्क है वो फिर मान्या ने पूरा किया। बस मैंने उसको अपना एक विजन बताया और उसने बखूबी उसको निभाया। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब कोई भी चीज़ बहुत लगन और पैशन के साथ की जाती है और जब पूरी टीम मिलके ये काम करती है, तो हर एक लेवल पे जब काम होता है, तभी कोई प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरती के साथ निकल कर आता है। और बेलिया के लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगी कि वाक़ई इसमें हर लेवल पे काम हुआ है। अगर आप आर्ट की नज़र से देखेंगे तो आर्ट खूबसूरत है, अगर आप ड्रेस की नज़र से देखेंगे तो ड्रेस खूबसूरत है, कास्टिंग भी बहुत परफेक्टली की गई है, ऑडियो लेवल पे भी काम बहुत अच्छा किया गया है। इन सब के पीछे जो शिप का कैप्टन होता है वो एक डायरेक्टर और क्रिएटिव होता है। तो मैं जानना चाहूंगी, आप तो वैसे एक तरह से वन मैन आर्मी हैं, आप पूरे विजुअलाइजर हैं और डायरेक्ट भी अच्छा करते हैं, लेकिन आपकी शायद वाइफ भी इसमें पूरा रोल प्ले करती हैं। तो कुछ आप बताइए, आपकी वाइफ आपकी लाइफ पार्टनर भी हैं और आपकी बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो आप लोगों का क्या रोल है, कैसे हैंडल करते हैं सारे प्रोजेक्ट्स? वाइफ का इस, वैसे तो पूरे बिजनेस को संभालने में और पूरी चीजों को संभालने में मेन उन्हीं का पार्ट रहता है, जो भी एक विजन है, जो भी एक मोटिवेशन है, वो उन्हीं का पार्ट रहता है। बट इस सॉन्ग के टाइम पर वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इस सॉन्ग के टाइम पर, क्योंकि 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी को घर पे छोड़कर जाना, और वो भी मतलब 400-500 किलोमीटर जाकर, और कुछ भी नहीं पता, जबकि डॉक्टर ने ये कहा है कि मतलब डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। तो बट फिर ये सिचुएशन मैंने वाइफ से डिस्कस की, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि अभी सॉन्ग आप करो, ये प्रोजेक्ट है आपका, विजन है, आप ये करना चाहते हो, आप ये करो, घर पे मम्मा है और मैं हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला मतलब 4-5 दिन के लिए ओके है, बट 4-5 दिन से ज्यादा आप नहीं मतलब डिले कर सकते हो वहां पे। तो फिर मैंने डिसीजन लिया फाइनली कि मैं गया, तो इसलिए वो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो पाई वहां पे। बट इन्वॉल्व ना होके भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। आपका स्पाउस अगर अच्छा होता है तो कोई भी बिजनेस, मतलब मेरे ख्याल से आपने जो बात बोली कि वाइफ का वहाँ प्रेजेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उनका इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू था। तो नितिन जी से हमारी बात हो रही है बेलिया सॉन्ग के रिगार्डिंग, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं नितिन जी से ये जानना चाहूंगी कि नितिन जी, आपने अपने गाने को लेकर चंडीगढ़ की लोकेशन ही क्यों चुनी, क्या वजह रही? मैंने दिल्ली में जो लोकेशंस हैं हमारे पास, वो सारे विला हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। तो बड़े बड़े फार्म हाउस, या मेरे को बहुत ज्यादा रिच क्लास वाला फार्म हाउस नहीं दिखाना था। अगर रिच क्लास वाला फार्म हाउस दिखाना होता तो मेरे पास दिल्ली एक लोकेशन थी, दिल्ली में काफी फार्म हाउसेज हैं। बट मेरे को दिखाना था एक मिडिल क्लास, एक जो एक पंजाब का थोड़ा सा लुक एंड फील होता है, बड़े से बेड़े बने होते हैं, जो आंगन बड़ा बना होता है, तो उस तरह का मेरे को लुक एंड फील उसके अंदर रखना था। तो इसलिए एक रीजन मेरा ये भी था कि चंडीगढ़ में मैं करूं। 6 को मेरा शूट था, मैं 3 दिन पहले वहां पे गया, लोकेशन की रैकी करनी थी, मुझे ब्लॉग्स बनाने थे और प्री लाइटिंग प्लान करनी थी, सारी चीजें देखना था। तो
मैं और डीओपी जो शेखर सोनी है, और कोरियोग्राफर मेरी स्टाइलिस्ट, जो एक टीम थी, डायरेक्टर की जो टीम थी, उनको लेकर मैं मतलब 3 दिन पहले वहां पहुंचा चंडीगढ़ में। और प्लान के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें प्लान की, जैसे लोकेशन विजिट किया, ब्लॉग्स बनाए, कोरियोग्राफर के साथ कोरियोग्राफी हमने की, और उसके बाद स्टाइलिस्ट के साथ हमने कलर कॉम्बिनेशन बनाया लोकेशन वाइज, कि हम ये कलर कलर पैलेट रखने वाले हैं, तो ये कलर्स हमें यूज करने हैं कॉस्ट्यूम में। तो एक पूरा ही हमने प्लान कर लिया था। अब 3 तारीख को पहुंचने के बाद 4 को हमने ये प्लानिंग पूरी की वहां पे। 4 को प्लानिंग करने के बाद अगेन हम 5 को लोकेशन पे पहुंचे, 5 तारीख को। तो 5 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम था, हम ब्रेकफास्ट करके 8 बजे वहां पहुंचे। तो पहुंचने के बाद हम एक रोमांटिक सीन प्लान कर रहे थे वहां पे, उस टाइम बारिश स्टार्ट हुई वहां पे। और 5 तारीख को रैकी की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम प्लानिंग कर रहे थे 5 तारीख को, तो बारिश होना स्टार्ट हुई और बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेन चीज क्या थी इसके अंदर, बारिश का अगर इंडोर आपका है तो आपको इतना नुकसान नहीं है, बट अगर आपका सारा शूट मतलब 100 में से 90% शूट अगर आपका आउटडोर है, मतलब बाहर है, तो आपके लिए मतलब बारिश जैसी चीज या वेदर जैसी चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो उसमें हुआ क्या कि 5 तारीख को इतनी तेज बारिश होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं कर्मा को भी साथ में लेकर गया था। कर्मा को भी मैंने मीटिंग के लिए वहां पे बुलाया था कि कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे क्या सेट लगाने वाले हैं। तो उनके साथ भी मेरी मीटिंग थी, तो कर्मा भी वहां पे थे, कोरियोग्राफर, डीओपी और स्टाइलिस्ट, हम सब वहां पे मीटिंग कर रहे थे। और 8 बजे बहुत बारिश स्टार्ट हुई। तो अभी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने फोरकास्टिंग देखी 5 तारीख वाले दिन, तो 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन तक बारिश दिखा रहा था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये शिमला वाला रोड था और वहां पे वेदर कभी भी खराब हो सकता है। वहां में आप म्यूजिक वीडियो में देखोगे छत से हमें पहाड़ दिखता है, तो आपको समझ में आएगा कि वो एरिया थोड़ा सा आउट में जाके, चंडीगढ़ से भी आगे जाके शिमला वाले रोड पर, तो वहां वेदर का कुछ नहीं पता। तो हमारी फोरकास्टिंग भी फेल हुई। वो 4 दिन वहां पे उस टाइम पे बारिश दिखा रहा था। अब क्या था कि सारा आर्ट का सामान आ चुका था, वो लगना भी स्टार्ट हो चुका था। जो कर्टन्स आपको दिखेंगे इसके अंदर, वो सारी चीजें लगना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी बात ये थी कि कल 5 तारीख को हम वहां पे हैं, और 6 तारीख को मॉर्निंग में 5 o'clock का कॉल टाइम है। पूरी टीम को वहां पे 5 बजे पहुंचना है, 6 तारीख को जो शूट की डेट थी। तो अभी अभी मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं डिसीजन कैसे लूं। अभी बारिश आ रही है, मुझे ये डिसीजन लेना है कि 5 बजे का कॉल टाइम रखना है या नहीं रखना है, सेट लगवाने हैं या नहीं लगवाने हैं। सेट वाले जो आर्ट डायरेक्टर है, उन्होंने तो कह दिया था डायरेक्ट कि सर अगर मेरा एक बार यहाँ पे मैंने कुछ भी लगा दिया, मेरी पेमेंट पूरी बनती है। अब उसके बाद आपका बारिश आए या कुछ भी हो, वो पेमेंट मुझे चाहिए। और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनकी मेहनत तो लग गई। अब मेरे लिए वहां एट ए टाइम खड़े होकर ये डिसीजन लेना कि कल मैं शूट करूं या नहीं करूं, जबकि फोरकास्टिंग में 4 दिन दिखा रहा है कि रेगुलर बारिश हो रही है। तो मैंने ये बोला कि कर्मा को मैंने बोला, जो आर्ट डायरेक्टर है, कि अभी ऐसा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम दो। मुझे 1 घंटा चाहिए एकांत में डिसीजन लेने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा करना क्या है। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमने 1 घंटा लिया, और उस 1 घंटे के दौरान उस बारिश में हमने चाय पी, ढाबे पर चाय पी, पूरी टीम के साथ मैंने डिसीजन लिया। तो सबका कहना ये था कि सर आपको सॉन्ग पोस्टपोन करना पड़ेगा, ये सॉन्ग अभी हम नहीं कर सकते, 6 तारीख को नहीं हो सकता ये, क्योंकि बारिश दिखा रहा है फोरकास्टिंग में, और अभी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपकी पूरी पेमेंट फंस जानी है इसके अंदर। अब मेरे लिए भी ये था, क्योंकि क्लाइंट को भी मैंने यही बोला कि बारिश हो रही है, अभी क्या किया जाए। तो अभी मेरा पॉइंट ये था उसके अंदर कि मैंने कहा कि हम मॉर्निंग का कॉल टाइम ना रखकर हम ऐसा करते हैं, कॉल टाइम दोपहर 12 बजे का रखते हैं, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे का जो मैंने कॉल टाइम डिसाइड किया, फाइनली 1 घंटा सोचने के बाद, कि हाँ कल शूट करना है नहीं करना। सबका ये कहना था मत करो सर, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, उस टाइम पे भी मेरे मतलब आप ये मानो 3.5-4 लाख रुपए लग चुके थे ऑलरेडी।
क्योंकि सबको एडवांस देना होता है, चीजें बुक करनी होती हैं, होटल और ट्रैवलिंग का खर्चा, सारा जो खर्चा मिलाकर था वो इतना मैं अमाउंट ऑलरेडी स्पेंड कर चुका था उसके अंदर, तो मेरे पास पीछे मुड़ने का तो कुछ भी चांस नहीं था। तो मैंने क्या किया कि 6 बजे, जो 5 बजे का कॉल टाइम मैं रखना चाहता था, उसको मैंने करके 6 तारीख को 12 बजे का कॉल टाइम मैंने रख दिया। और मैंने कर्मा को, जो आर्ट डायरेक्टर है, उनको ये कहा आप अभी सेट मत लगाओ, अगर पूरे दिन बारिश हो रही है तो सेट खराब हो जाएगा, आप रात को 3 बजे स्टार्ट करो, अगर 3 बजे भी बारिश हो रही है तो मैं शूट कैंसिल कर दूंगा, और अगर 3 बजे बारिश नहीं हो रही है रात को तो आप पूरा सेट लगाओगे। हाँ, अगर 3 बजे लगाने के बाद 6 बजे बारिश आती है तो आपके हाथ में पूरी पेमेंट मैं दूंगा आपको। तो ये मैंने उनको बोलकर ये भरोसा दिलाया कि अभी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हुआ वही, 3 बजे वो अपनी पूरी टीम को लेके पहुंचे वहां पे, 6 तारीख को 3 बजे रात को वो वहां पहुंचे, उन्होंने सेट लगाना स्टार्ट किया। और मैं उस टाइम पर सो चुका था, मतलब रात को 2-2:30 बजे सोया था उस दिन मैं, क्योंकि पूरा हैट्रिक डे था पूरा वो, क्योंकि सबके साथ टैकल करना था उसके अंदर। तो 2-2:30 बजे सोया, और मॉर्निंग में जब मैंने 6-6:30 बजे मेरी आंख खुली, अलार्म लगा रखा था मैंने, तो आंख खुली तो मैंने बालकनी से देखा, इतना प्यारा सूरज निकला हुआ था, इतना प्यारा सन निकला हुआ था कि मतलब उससे ज्यादा खुशी उस दिन की मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने तुरंत अपनी वाइफ को फोन किया, क्योंकि वाइफ भी टेंशन में थी, बारिश हो रही थी, उनको भी ये लग रहा था कि मैं परेशान होऊंगा। तो मैंने कॉल करके सबसे पहले ये बताया यहाँ पे वेदर एकदम ओके है, और इतना अच्छा वेदर था। एक तो होता है हार्श लाइट, है ना, सन निकल जाता है, हार्श लाइट हो जाती है, वो भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट लाइट थी, और सारी चीजें ऐसी थी कि वो सब कुछ हमारे फेवर में हो, मतलब सारी चीजें उस टाइम पे ऐसी थी कि हाँ, मजा आ गया था कि मौसम को देखकर, वेदर को देख के, कि हाँ ये वेदर होना चाहिए शूट के टाइम पे। तो और नई चीज उसके अंदर ये थी कि पूरे दिन वैसा ही वेदर रहा, पूरे दिन। एक होता है कि 12 बजे, सपोज करो मॉर्निंग में 6 बजे सॉफ्ट लाइट है, तो दिन में हार्श हुई हो नहीं, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और वैसे ही मौसम था पूरे दिन। तो पूरे दिन हमने पूरी मेहनत के साथ शूट किया, और वो वेदर पूरा ऐसा ही रहा। हाँ, एक बार 5-5:30 बजे शाम को उन्होंने झटका जरूर दिया था, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी, बट वो थोड़ी थोड़ी थी, उसमें हम रोमांटिक सीन कर रहे थे छत पे उस टाइम पे, तो वो रोमांटिक सीन में भी थोड़ा थोड़ा आया। ये सारा मतलब कॉन्सेप्ट था उसका, कि इस तरह से जो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा वो बारिश का रहा, वेदर का रहा, कि एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये हम कर नहीं पाएंगे वेदर के रीजन से, बट वो हुआ। और होपफुली मैं हम लोग लोगों तक पहुंचा पाए उस चीज को। और आप लोग जब ये सॉन्ग देखोगे तो आप लोगों को मेहनत दिखेगी कि टीम ने कितनी मेहनत की है, सबने अपना कितना कितना परसेंटेज उसके अंदर दिया है, तब जाके एक 3 मिनट का गाना, और आपको पूरा स्ट्रगल बता रहे हैं 3 मिनट के लिए, कि वो पूरा स्ट्रगल क्या है 3 मिनट के गाने के लिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। मुझे लग रहा है कि एक वैसे तो हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आपने जिस चैलेंज की बात बताई और जिस वे में आप बता रहे थे, मेरे तो गूज़बम्प हो रहे थे कर। और एक बात आपने तो सिद्ध कर दी कि जो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। तो आप डटे रहे और सारी कंडीशन भी आपके फेवर में हो गई। ये कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव अप्रोच का नतीजा होती है। और जैसा आपने भी बताया कि आपके कोरियोग्राफर जो डांस की प्रैक्टिस करा रहे थे सबको, तो इसमें डांस का जो स्टेप है, डांस की जो चीजें हैं, वाकई हर जगह पे, हर लेवल पे आपने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो कोरियोग्राफर जो आपने लिया और कैसे आपने इस स्टेप्स को, कैसे चीजें इस चीज को आप लेकर आए थे? जो हमारे कोरियोग्राफर है इमरान, मुंबई से हैं वो, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनसे जो मेरी मुलाकात हुई थी, इश्क ना होवे जो सॉन्ग मैंने बनाया था सिद्धार्थ शंकर का, उस सॉन्ग के टाइम पे हुई थी मुंबई में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मतलब हम एक जुड़ते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं काम करूं। और इस चीज में तो मतलब उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और आप मेरे साथ एक बार काम करके देखो, मैं आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट दूंगा। तो जैसे ही मेरे पास बेलिया सॉन्ग आया तो मैंने डायरेक्ट इमरान को गाना भेजा,
और इमरान को बोला कि ये गाना है और इस पे ये कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरे को छोटी छोटी कोरियोग्राफी चाहिए होगी। ठीक है, कोरियोग्राफी से कई लोग ये मीनिंग निकालते हैं कि कोरियोग्राफी केवल डांस का पार्ट है, बट कोरियोग्राफी म्यूजिक वीडियो हो या फिर फिल्म हो, कुछ भी हो, उसके अंदर कोरियोग्राफी का मीनिंग केवल और केवल डांस नहीं है। कोरियोग्राफी जो छोटा छोटा एक्टिंग आप देखते हो, छोटी छोटा जो एक स्क्रीन प्ले देखते हो, उसमें जो भी रोल प्ले हो रहा है एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन जेस्चर पोस्चर। कॉन्सेप्ट को निकलवाना, हाँ उन इमोशंस को, उन एक्सप्रेशंस को निकलवाना, वो एक कोरियोग्राफर का वर्क होता है पूरा। ठीक है, तो इसमें मैंने उनको बताया कि ये मेरा हल्दी सीक्वेंस है, तो हल्दी सीक्वेंस में मेरा ये हुक स्टेप मुझे चाहिए। तो बेलिया बेलिया जो है, तो उसमें एक डांस वाला हुक स्टेप है, वो एक हो गया। उसके बाद रूफ वाले के अंदर हमने कुछ रोमांटिक सीक्वेंस किए हैं, जो लड़का लड़की के एक रोमांस को दिखाता है, तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से 4-5 तरीके की चीजें उसमें कोरियोग्राफी वाइज देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, जब सारी टीम मिलके अच्छा काम करती है तभी रिजल्ट दिखता है। अच्छा, इसकी कास्टिंग के बारे में जानना चाहूंगी मैं। कास्टिंग आपने बहुत खूबसूरत की है, जो आपने एक कपल क्रिएट किया है और जो आपने उस गाने के थ्रू जो डिलीवरी दी है, तो उसके जो मॉडल एक्टर्स जो हैं, वाकई बहुत उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। तो आपने वो कास्टिंग कैसे की? कास्टिंग मतलब आप ये समझ लो कि प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी कास्टिंग अच्छी है, कास्टिंग अच्छी इन सेंस मतलब जो आप एक एक्ट उसको देना चाहते हो, जो आप उसको एक कैरेक्टर देना चाहते हो, कैरेक्टर उसको देना चाहते हो, वो कैरेक्टर उस पे सूट होता है या नहीं होता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने अपने जो भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनसे पूरी लिस्ट मंगवाई। लिस्ट मंगवाने के बाद रिसर्च करी उस पे कि क्या फेस इस पे जाएगा नहीं जाएगा, क्या कैसे वो चीज होगी। एक गाना तारीफें, टाइम्स म्यूजिक पे है ये गाना, अंकित तिवारी सिंगर हैं। तो वो गाना मैंने देखा और वो गाना देखकर ये दोनों कास्ट उस गाने में थी, तो वो मेरे को लगा कि ये कास्ट अगर मैं पूरी ले लेता हूँ तो मेरा सॉन्ग में जो मैं चाह रहा हूँ वो फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर वो गाना तारीफे में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, सेम वो वैसे ही कैरेक्टर मेरे को चाहिए था। मैं आपको एक और बड़ा चैलेंज बताना चाहूंगा कि जितना भी आप इसके अंदर पार्ट देखोगे, हल्दी सीक्वेंस हो गया, हल्दी के बाद रिपोर्ट वाला सीक्वेंस हो गया, रोमांटिक सीक्वेंस हो गया, फिर रेडी होने वाला सीक्वेंस हो गया जो लहंगे में वो बैठी हुई है मिरर के आगे, उसके बाद जो वेडिंग वाला पूरा सीक्वेंस हो गया, 5 सीक्वेंस, और वो भी मेजर मेजर सीक्वेंस। ये पूरा एक दिन का काम है हमारा। इसको करने के लिए कम से कम भी 3 दिन लगते हैं। कोई भी म्यूजिक वीडियो उठा लो, इस तरह का सॉन्ग होगा, 3 दिन लगेंगे। इतने बड़े लेवल पर वो प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन उसको किया गया केवल और केवल एक दिन में। तो पूरी टीम ने अपना इतना 100% उसके अंदर दिया है कि वो प्रोजेक्ट हम एक दिन में अचीव कर पाए। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। इस गाने को देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये एक दिन में गाना शूट हुआ है। वाकई इसको आपने एक 3-4 दिन के शूट को आपने एक दिन में कवर किया, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ। तो बहुत ही प्लानिंग, बहुत स्ट्रैटेजी से काम हुआ होगा। बहुत अच्छा लगा कि आपने इसके बेलिया सॉन्ग के बारे में बहुत डिटेल में आपने बात बताई। किसी भी फिल्म का हिस्सा, किसी भी प्रोजेक्ट के हिस्से में 2-3 पार्ट आते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताइए आप। कैसे आपने इसका एडिट प्लान किया, कलर ग्रेडिंग कैसे प्लान की, कहाँ क्या चीज़ कैसे हुई? ऑब्वियसली WCPO स्टूडियो में हुई है ये सारी चीज़ें, और उसके बारे में आप कुछ बताइए। कैसा लगा आपको पोस्ट प्रोडक्शन पे, कैसे आपने मेहनत की? ये शूट करने जब मैं जा रहा था तो मेरी देवेश जी से पहले ही डिस्कशन हो गया था कि देवेश जी मैं ये शूट करने जा रहा हूँ और एरी पे मैं ये शूट करने वाला हूँ। तो उसके लिए एक हमें कैपेबल एक स्टूडियो चाहिए होता है कि वो एक नॉर्मल सिस्टम पे एडिट नहीं हो सकता, ये सभी को आइडिया है। तो उसके लिए एक अच्छा और एक एनर्जेटिक एक पॉजिटिव वाइब वाला एक स्टूडियो चाहिए होता है। तो उसमें क्या, देवेश जी के वहां पर मेरे WCA स्टूडियो के अंदर मेरे ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स वहीं पे एडिट होते हैं और बहुत अच्छा उनके साथ मेरा लगाव है, जुड़ाव है।
तो वहीं ऑलमोस्ट मैं सारे प्रोजेक्ट्स करता हूँ। ये जो बेलिया मैंने प्लान किया था, तो वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मैं WCA स्टूडियो में एडिट करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरे को पूरा सिस्टम मिलता है, पूरी चीजें मिलती हैं और एक एटमॉस्फेयर मिलता है काम करने का। कोई लिमिट नहीं है वहां पे काम करने की कि आपको मॉर्निंग में ही करना है, डे में करना है, नाइट में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आप नाइट में करना चाहते हो आप नाइट में करो, दिन में करना चाहते हो आप दिन में करो, जैसा आपका टाइम है आप वैसे करो। और रात में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि वहां पे देवेश जी के जो मतलब वहां पे टीम में जो एक है पर्सन है, वो वहां होते हैं, तो वो आपको गर्मा गर्म चाय बना के देंगे और पूरा ध्यान रखते हैं। तो वो एक एनर्जी रहती है कि हाँ आप काम कर रहे हो और वो चीजें आपको मिलती जा रही हैं और आप काम करते जा रहे हो। तो बहुत, और सर्दी का टाइम था, पूरा विंटर का टाइम था, तो बहुत मजा आया। नोएडा में लोकेशन है WCA स्टूडियो, और सपना जी का ही स्टूडियो है वो, और देवेश जी इनके हस्बैंड जो हैं उनका स्टूडियो है। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू कि आपने मतलब इतना अच्छा स्टूडियो एक प्लान किया हुआ है कि हम जैसे जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, वो अपने विजन को आपके स्टूडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो थैंक्स टू यू। बहुत अच्छी आपने बात बोली। हमेशा हमें इनकरेजमेंट मिलता है जब हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो बहुत हैप्पी होके यहाँ पे काम करते हैं। और मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप कभी भी हमारे यहाँ आते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि आप क्लाइंट हैं, ऐसा लगता है कि कोई अपना फ्रेंड आया है काम करने। ये आपकी खासियत है और हमारी कोशिश रहती है कि सारे फिल्म मेकर्स को बहुत ही एक क्रिएटिव एटमॉस्फेयर और एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल सके, क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत ही इंजॉयमेंट का काम तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है ये। और अगर आप कहीं जाकर एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट पे बहुत असर डालता है। हम लोग कोशिश करते हैं यही माहौल क्रिएट करने की। थैंक्स टू यू कि आपने उस चीज को बहुत अच्छे से समझा और डिस्क्राइब किया लोगों तक। मैं विश करूंगी कि आप और भी नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएं और कंटिन्यू लगातार बेलिया जैसे सॉन्ग या उससे भी बेहतर सॉन्ग लेकर आएं। थैंक यू सो मच सपना जी, जो आपने अपने शूट डायरीज के माध्यम से मेरे को वो मौका दिया, जो मैं अपने दिल की बातें, अपने एक्सपीरियंस, बेलिया से रिलेटेड मैं सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। तो थैंक यू सो मच सपना।